हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट हिंदी विषय का जो पेपर आपका आज हुआ था 19 दिसंबर को आज का जो पेपर हुआ था हिंदी विषय का, उसकी जो उत्तर कुंजी है उसका जो संपूर्ण हल है, पूरा पेपर मैं यहाँ पे हल करवाने वाला हूँ एकदम करेक्ट आंसर की के साथ 100% सटीक आंसर की के साथ उत्तर कुंजी के साथ में मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है वो बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक देखिएगा और आप अपने पेपर से मेरी वाली इस आंसर की को मैच करके आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं, कितने जो प्रश्न है वो सही होने वाले हैं और आपके कितनी मार्क्स है वो आ सकते हैं मैक्सिमम। उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो मिनिमम कितने मार्क्स आते हैं उसकी आप एक आइडिया लगा सको। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप YouTube चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। उसके बाद मैं आपको इसके हर एक क्वेश्चन का 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं बताऊंगा। सो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो ये इस तरह का आपका पेपर था इसका, जिसके अंदर जो खंड अ था, सेक्शन ए था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो आपका था निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए, यानी कि अनसीन पैसेज था आपका। ये क्या था आपका? एक अनसीन पैसेज था। उस अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने थे जो नीचे लिखे गए। तो इस तरह का ये आपका एक अपठित पद्यांश था। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं इसको पढ़ करके मैं इसके डायरेक्ट जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। तो फर्स्ट इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था? पुष्प शब्द का पर्यायवाची। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, स फूल। क्वेश्चन नंबर ख, अपकार का विलोम शब्द होगा। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग इसका जो विलोम शब्द रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर रहेगा आपका उपकार। तो अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार। क्वेश्चन उसके बाद में था आपका ग क्वेश्चन, जो ग वाला था, इस काव्य वाक्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका आपको टाइटल लिखना था। उसके बाद में ग था, फूल क्या कर रहा है, उसके बारे में बताना था आपको। उसके बाद में कली फूल से क्या कहती है, उसके बारे में जो आपको लिखना था। उसके बाद में च था कि कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है, उसके बारे में इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको जो करना था। आई होप आपने कर लिया होगा। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका एक अपठित गद्यांश था। ये पद्य ऊपर वाला पद्यांश था, ये नीचे वाला आपका जो गद्यांश था। आई होप इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैं इसको न पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन पर लेकर चलता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर क। तो क्वेश्चन नंबर क था आपका, क्वेश्चन नंबर क था आपका कि ज्ञान राशि से संचित कोश ही का नाम है, रिक्त स्थान की फिल द ब्लैंक्स था। तो इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका साहित्य। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहेगा। दूसरा था आपका क्वेश्चन नंबर ख, यदि किसी भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है तो वह किसके समान है। तो वो भाषा आपकी रहेगी किसके समान रहेगी? अभी इसका सस्पेंस में है, इसका कोई आंसर मेरे को अभी नहीं कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद देखेंगे इसको, है ना। कुछ आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ग था आपका, उपयुक्त घनश्यास गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो यहाँ इसका आपको टाइटल लिखना था। किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद में साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक है, उसके बारे में आपको लिखना था। साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो आपको लिखने थे। इसी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर और सेक्शन बी था आपका खंड ब, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, किसी हुए बिंदु के आधार पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक ऐसे राइटिंग करना था, निबंध जो लिखना था किसी एक के ऊपर। तो आपके पास में 3 टॉपिक थे कि समाज में नारी का स्थान क्या है उसके बारे में, दूसरा टॉपिक था पर्यावरण प्रदूषण, और तीसरा आपके पास टॉपिक था विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना था, निबंध जो लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था, सीता और गीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर एक संवाद को लिखिए। तो एक आपको संवाद लिखना यानी कि एक डायलॉग राइटिंग करना था, जो कि सीता और गीता के बीच में एक क्वेश्चन पेपर को लेकर के, प्रश्न पत्र को लेकर के सीता और गीता के बीच में एक डायलॉग राइटिंग करना था, संवाद वार्तालाप लिखना था। उसकी इसी का ऑप्शनल में था आपका कि आप राम सिंह बालोतरा निवासी किशन नामा है, जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना था जिसमें अपने छोटे भाई को, जो कि जोधपुर के अंदर जो पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो हेल्थ और उसकी जो हेल्थ की सेफ्टी और उसकी जो रेगुलर स्टडी है उसके बारे में एडवाइस करते हुए आपको उसको लेटर जो लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, अपने विद्यालय में आयोजित हरियाणा राजस्थान या हिंदी दिवस समारोह के आयोजन पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट जो लिखनी थी। या तो हरियाणा राजस्थान लिखो या फिर हिंदी दिवस समारोह जो आपके विद्यालय के अंदर आयोजित होते हैं उसके ऊपर आपको एक 100 शब्दों के अंदर एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन तैयार करना था। उसके बाद आपका खंड स था, पार्ट सी था, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 था कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वर्णाक्षर कोष्टक में लिखिए। यानी कि ये आपके जो MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का जो फर्स्ट था आपका
आपका निम्नलिखित में से जड़ शब्द का विलोम है, तो जड़ शब्द का विलोम शब्द रहेगा, इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी सचेतन। तो जड़ का शब्द विलोम शब्द क्या होता है? चेतन। उसके बाद में आपका सेकंड था सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची लिखिए। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है आप सबको पता है, आई होप आपने लिख भी दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी भानु। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अत्याचार जो वर्ड है इसके अंदर प्रीफिक्स क्या है वो आपको लिखना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका अति प्लस चार, ठीक है, अत्याचार। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कि काला कोट का तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो काला कौन सा विशेषण है? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण। तो काला कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 था कि उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? तो इस बारे में आपको लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि द अधिकरण, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था आपका वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है? तो आप सबको पता है कर्ता ने, कर्ता के साथ आएगा, ऑप्शन नंबर अ है वो करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट आंसर देने थे आपको, ब्रीफली आंसर करने थे। तो फर्स्ट आपका मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो क्या होता है? रिश्वत देना या फिर घूस देना। जो रिश्वत देते हैं या फिर जो घूस देते हैं उसी को हम बोलते हैं रिश्वत देना, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मुट्ठी गर्म करना, या फिर जो घूस देते हैं उसी को। दूसरा था आपका क्वेश्चन नंबर 2 टेढ़ी खीर होना। तो टेढ़ी खीर क्या होता है? कठिन काम, जो कठिन डिफिकल्ट काम होता है उसको आपको टेढ़ी खीर बना कहते हैं। और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना था, यानी कि किसी चीज़ किसी वाक्य आपको एक सेंटेंस बनाना, जैसे कि विशाल को समझाना एक टेढ़ी खीर है, यानी कि मुश्किल काम है, तो वो आपको इस तरह से लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 था सरल वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? तो एक वाक्य जो सिंपल सेंटेंस है वो किसे कहते हैं? एक वाक्य जिसमें एक ही विषय और एक ही जो विधेय होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। एक विषय और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 आपका संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है वो आपको लिखना था। तो इसका करेक्ट आंसर था उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है। इस तरह से एक आंसर है, जैसे कि उसे सेब पसंद नहीं है लेकिन केले उसे बहुत पसंद है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का एक आपका एग्जाम्पल रहेगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना था। इसके बाद था आपका क्वेश्चन नंबर 7 था बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो बहुत सारी बीमारी फैलने की आशंका रहती है, उसके बारे में जो आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 अब तुम्हारी मर्जी चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने और किसके द्वारा कही गई थी? तो वो आपको इसके बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपके जो सेक्शन डी था यानी कि खंड द था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 था निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि शॉर्ट आंसर देने थे आपको। फर्स्ट था किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को दो बैल की कथा कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर करना था कि जो किसान समाज में जीने वाले पशु होते हैं और जो मनुष्य होते हैं उनके आपसी संबंध कैसे होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना था दो बैलों की कहानी के अकॉर्डिंग, उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 था शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, लहसा की और पाठ के आधार पर इस कथन का आशय बताइए, यानी कि जो लहसा की और पाठ है आपका उस पाठ के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट मीनिंग होता है क्या होता है वो बताना। देखिए किस लिए कहा गया है शायद खून ही हम उतनी परवाह नहीं करते, इसका मतलब क्या है वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या फिर उसका विज्ञापन होना चाहिए, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका आंसर लिखना था कि जो वस्तु खरीदते हैं तो उसका जो आधार है वो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो होना चाहिए। तो जो भी होना चाहिए उसका रीजन सहित उसके कारण सहित आपको आंसर देना था कि गुणवत्ता होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए वो लिखना था आपको। अगर विज्ञापन है तो क्यों है उसका भी कारण आपको बता करके इसका आंसर जो करना था। क्वेश्चन नंबर 6 था सावले सपनों की याद पाठ से आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका प्रेमचंद या सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, यानी कि प्रेमचंद का या फिर सुमित्रानंद पंत दोनों में से किसी एक का जो जीवन परिचय है वो आपको इसके अंदर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 था कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीर के अनुसार इस संसार के अंदर जो सच्चा संत है, सच्चा साधु है वो किसे कहा जाए, कौन कहलाता है, वो इसका आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 था खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसे कवित्र का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर आपको करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था स्वांग किसे कहते हैं, यानी कि स्वांग क्या होता है उसके बारे में लिखना था, जिसकी वेशभूषा बदलते हैं उसी को हम स्वांग कहते हैं, तो इसी के बारे में आपको कुछ लिखना था। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 9 अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ, तो अर्धरात में जो कोयल की चीख आई उससे कवि को क्या संदेह हुआ वो आपको लिखना था। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 10 ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो ग्राम श्री आपकी जो कविता है उस कविता के अंदर कौन से मौसम का, तो वो बारिश के मौसम का यानी कि वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया गया है उसी के बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सारा शहर जगा हुआ है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका क्या कारण बताया है, ये आपको लिखना था। उसके बाद था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए, यानी कि थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना था, ऐसे टाइप लमसम आपको लिखना था।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 था इसका, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि शिक्षा है वो बच्चों का जन्म से अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना कि लेखिका ने क्या प्रयास किए उसके बारे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका कि उपभोक्तावादी संस्कृति पाठ के आधार पर, यानी कि जो आपका पाठ है उपभोक्तावादी संस्कृति, उस पाठ के अकॉर्डिंग आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही जो दिखावे की संस्कृति है उस पर आपके क्या विचार है वो आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 था, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर आपको जो करना था, इस तरह से मैंने आपको इसके हर एक क्वेश्चन की जो आंसर की है वो 1 बाय 1 बता दी है। आप अपने पेपर के साथ में मेरी इस आंसर की को मैच करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो सकते हैं और आपके मिनिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं, उसका एक आप टारगेट लगा सकते हो। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पेपर दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से